Hello everyone. In today's lecture, we are going to see email forensics, which is most important topic in sixth module. In this video, we are going to see how email data transfer works. अगर एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोगों को डिवाइस मिला है, उसमें हम लोगों को अलग अलग ईमेल्स मिलते हैं, तो उसको एनालाइज कैसे करना है, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने हैं, ईमेल के थ्रू किस टाइप के क्राइम परफॉर्म होते हैं, इसके रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ईमेल हैव बिकम द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड। नाउडेज जो ऑफिशियल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है वो ईमेल के थ्रू ही होता है। अभी कोई लेटर लिखते नहीं बैठता। ये कम्युनिकेशन कंपनी टू एम्प्लॉयज हो सकता है, स्कूल टू स्टूडेंट्स हो सकता है, कॉलेज टू स्टूडेंट्स हो सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस के रिलेटेड मेल हो सकते हैं, सर्विस के रिलेटेड मेल हो सकते हैं, बैंक की तरफ से या फिर कोई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो तो उनके तरफ से आपको मेल आ सकते हैं। तो अलग अलग डोमेन्स में मेल का यूज किया जाता है टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन और टू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज, टू कम्युनिकेट विद द यूजर्स। नाउडेज कोई रेयर ही पर्सन होगा जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड टैबलेट यूज कर रहा है पर उसके पास ईमेल आईडी नहीं है, क्योंकि मोबाइल की अलग अलग सर्विसेज यूज करने के लिए हम लोग ईमेल आईडी का यूज करते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर हम लोग पर्टिकुलर कंपनी का ईमेल यूज कर रहे हैं लाइक जीमेल, ये गूगल का मेल सर्विस है इसलिए जीमेल बोला जाता है उसे। तो इस मोबाइल डिवाइस में, कंप्यूटर में, स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में अगर आपको डेटा सिंक्रोनाइज करना है या फिर वन डिवाइस टू अदर अनदर डिवाइस ट्रांसफर करना है तो ईमेल का मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। और एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोगों को ईमेल फॉरेंसिक परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। मीन्स ये पर्टिकुलर केस के रिलेटेड हो सकता है। ऐसा समझो कि हमें जो डिवाइस मिला है उसमें ईमेल आईडी मिलता है या फिर ईमेल का इनबॉक्स मिलता है, उसमें अलग अलग टाइप के मेल है और उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि हर केस में ईमेल फॉरेंसिक परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को करप्टेड डिवाइस मिली है उसमें ईमेल का कुछ सीन नहीं है, तो हम लोग अनदर हार्डवेयर फॉरेंसिक्स या फिर जो पहले हम लोगों ने देखा वो सब कर सकते हैं। वेब ब्राउजर फॉरेंसिक हो सकता है, ईमेल फॉरेंसिक्स हो सकता है, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है। मतलब अगर छोटा डिवाइस मिला है बटन वाला तो उसमें ईमेल फॉरेंसिक की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा समझो कि एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हमारे पास जो डिवाइस आया है उसमें मेल आईडी रिलेटेड कुछ तो सीन हुआ है या फिर मेल आईडी रिलेटेड क्राइम इन्वॉल्व हो सकता है, तो हम लोग ईमेल फॉरेंसिक परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ईमेल फॉरेंसिक परफॉर्म करने से क्या होता है, डिटरमाइन द लेजिटिमेसी, सोर्स, डेट, टाइम एंड एक्चुअल सेंडर एंड रिसिपेंट, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कब ईमेल ट्रांसफर किया था, कहाँ से किया था, क्या टाइम था, क्या डेट थी, कौन एक्चुअल सेंडर था, कौन रिसिपेंट था, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एंड दिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स एडमिसिबल डिजिटल एविडेंसेस फॉर यूज इन सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स। मतलब यहाँ से अगर आपको कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एविडेंसेस मिल रही है, तो ये एक्सेप्टेबल होती है इन सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। अभी सिविल कोर्ट्स क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको रहेगा। अगर नहीं भी है तो इतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सिविल कोर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किसी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा है वो सिविल केस में ले सकते हैं, या फिर आपको किसी बैंक पे या फिर आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर पे केस करना है तो सिविल केस में आएगा। क्रिमिनल केस मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है या फिर किधर मारामारी हुआ है तो वो क्रिमिनल कोर्ट्स में आएगा। तो इस ईमेल सर्विस को यूज करने के लिए टू स्टैंडर्ड मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एन एप्लीकेशन टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। मतलब जीमेल का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, या फिर ईमेल एक एप्लीकेशन था उसका एग्जांपल ले सकते हैं। नाउडेज मोस्ट कॉमनली ईमेल कोई नहीं यूज करता, जीमेल का यूज किया जाता है। अनदर है ईमेल क्लाइंट्स लाइक मोजिला थंडरबर्ड, ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर है या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हैं हम लोग। इसका यूज करके हम लोग मेल सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप वेब ब्राउजर के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। वेब ब्राउजर में आपको उस पर्टिकुलर डोमेन को सर्च करना पड़ेगा, एग्जाम्पल जीमेल, याहू, आउटलुक। ऐसा नेट पे डायरेक्ट डालोगे आउटलुक लॉगिन तो आ जाएगा, आप वहाँ पे आपका मेल आईडी डालोगे, देन आप उसकी सर्विसेज यूज कर सकते हो। तो ये टू वेज यूज किए जाते हैं टू एक्सेस और टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल्स। तो अभी आप बोलोगे कि ईमेल सर्विसेज का यूज हम लोग सिर्फ सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल के लिए करते हैं, इसमें क्राइम क्या परफॉर्म हो सकता है। तो इसमें सेंडिंग स्पैम ईमेल्स एक एब्यूज एक्टिविटी हो सकता है। सेकेंड आता है यूजिंग इट कमिट टू अ क्राइम, एग्जांपल ईमेल हरासमेंट्स। ईमेल हरासमेंट्स हो सकता है या फिर फिशिंग हो सकता है, ब्लैकमेलिंग हो सकता है, इसके लिए मेल का यूज किया जा सकता है। या फिर किसी को स्कैम परफॉर्म करना है किसी के ऊपर तो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन स्टार्ट किया जाता है। नाउडेज एक क्राइम परफॉर्म हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड अमेरिका के किसी गांव से एक मेल भेजा जाता है आपको कि हम यहाँ के अमीर लोग हैं या फिर राजा लोग हैं और आपको एज अ गिफ्ट हम लोग इतना सारा पैसा भेजने वाले हैं, या फिर हम लोगों को ये पैसा डोनेट करना है, हम लोगों ने आपको चूज किया है तो इसका कस्टम ड्यूटी भरने के लिए इतना पैसा भरो, फिर हम लोग आपको पूरा पैसा भेजने वाले हैं। तो ऐसे स्कैम परफॉर्म करने के लिए भी ईमेल का यूज किया जाता है। और ईमेल थोड़ा प्रोफेशनल वे में यूज किया जाता है
तो लोगों को लगता है कि यार सच में ऐसा रहेगा, और वो स्कैम में फंस जाते हैं, उनका पैसा भी चला जाता है और टाइम वेस्ट भी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेडिंग अदर यूजर्स प्राइवेसी बाय स्टीलिंग देयर ईमेल लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ईमेल एप्लीकेशंस हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू यूज करते हैं। अगर किसी का ईमेल आईडी का पासवर्ड एंड आईडी लीक हुआ, आईडी तो पब्लिक ही रहेगा, पासवर्ड अगर लीक हुआ तो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यूज करके अलग अलग सर्विसेज को एक्सेस किया जाता है, अनइथिकल अनवांटेड सर्विसेज को एक्सेस किया जाता है, अलग अलग डोमेन्स पे उसका मेल आईडी शेयर किया जाता है, तो वहां से डेटा लीक होना या फिर कुछ अनइथिकल एक्टिविटी परफॉर्म होने के चांसेस होते हैं। तो ईमेल के क्रेडेंशियल्स हमेशा सिक्योर रखने चाहिए। इसकी वजह से एब्यूज भी परफॉर्म हो सकता है या फिर आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। आपका अगर डेटा कुछ है ड्राइव पे वगैरह से, तो वो लीक करने के, ब्लैकमेल करने के मेल भी आपको आ सकते हैं या फिर मैसेजेस या फिर कॉल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन रूट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ईमेल कैसे वर्क करता है ये हम लोग देखते हैं। ईमेल का डेटा ट्रांसफर सेंडर के थ्रू स्टार्ट होता है। सेंडर को हम लोग राजू बोल सकते हैं। ये राजू है, ये अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन परफॉर्म करेगा। ये टू वे से हो सकता है, मतलब ईमेल के रिलेटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यूज कर सकता है या फिर वेब ब्राउजर के थ्रू लॉगिन करके ईमेल की सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। तो राजू अपने क्रेडेंशियल डाल के ईमेल के इंटरफेस पे जाएगा और उसको बाबू भाई को मेल सेंड करना है। तो बाबू भाई का मेल आईडी इसके पास होगा। अगर बाबू भाई का मेल आईडी नहीं है तो ये बाबू भाई को मेल सेंड नहीं कर सकता। तो ऐसा समझो, raju123@gmail.com राजू का लॉगिन आईडी है और उसका कुछ तो पर्सनल पासवर्ड रहेगा, वो डाल के उसने लॉगिन किया। अभी उसके पास बाबू भाई का मेल आईडी है, बाबू भाई का मेल आईडी है babu123@gmail.com, और इस बाबू भाई का जो पासवर्ड है वो बाबू भाई के पास रहेगा। जब उसको ईमेल एक्सेस करना है तब वो एक्सेस कर सकता है, या फिर उसके फोन में या फिर कंप्यूटर में ऑलरेडी लॉगिन है तो डायरेक्ट रिसीव भी कर सकता है। तो राजू लॉगिन करेगा और राजू कुछ तो मेल लिखेगा, मेल को कंपोज करेगा। अभी ईमेल का फॉर्मेट आपको पता है, सब्जेक्ट लिखेगा कुछ तो, डिस्क्रिप्शन लिखेगा, अटैचमेंट्स कुछ है तो ऐड करेगा और सेंड करेगा। अभी राजू के डिवाइस से ये मेल एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके सर्वर पे सेंड किया जाएगा। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर ईमेल्स मैसेजेस फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड बिटवीन सर्वर्स। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके आपके सिस्टम से जो मेल भेजा है वो एसएमटीपी सर्वर पे ट्रांसफर किया जाएगा। देन ये जो एसएमटीपी सर्वर है वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा, मतलब बाबू भाई किस रीजन में है, बाबू भाई का मेल आईडी सही है कि नहीं है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन फेच करेगा। अगर सब वैलिड है, इंटरनेट का स्पीड अच्छा है, तो ये मेल एसएमटीपी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अनदर एसएमटीपी सर्वर पे चला जाएगा, मतलब रिसीवर साइड पे जो सर्वर रहेगा उस साइड पे जाएगा। अभी समझो राजू ने मुंबई से ये मेल सेंड किया है और बाबू भाई अभी कोल्हापुर में, तो ऐसा हो सकता है कि नियर बाय एसएमटीपी सर्वर पे वो ट्रांसफर होगा। अभी अलग अलग सर्वर हो सकते हैं, नियर बाय भी नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंडिया का सर्वर दुबई में है ऐसा समझो, तो राजू का मेल दुबई ट्रांसफर होगा और दुबई के थ्रू फिर इंडिया में आएगा। मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अलग अलग जगह पे सर्वर्स हो सकते हैं, पूरे प्रोसेस विद इन अ सेकेंड होता है। तो हम लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा सर्वर कहाँ पे रहेगा, मेरा मेल कितने टाइम में आएगा। इंटरनेट का स्पीड अगर अच्छा है तो विद इन अ सेकेंड आपका मेल ट्रांसफर होता है और अनदर डिवाइस पे आपको दिखता है। तो एसएमटीपी का ही यूज करके वो एसएमटीपी सर्वर पे चला जाएगा। एसएमटीपी आपको समझा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो मेल ट्रांसफर करने का काम करता है। तो अभी रिसीवर के एसएमटीपी सर्वर पे ये मेल चला गया। तो अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो पीओपी एंड आईमैप सर्वर लिखा है, आप एसएमटीपी कैसे बोल रहे हो? मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी इस एसएमटीपी सर्वर पे जो मैसेज आया है वो पीओपी प्रोटोकॉल एंड आईमैप प्रोटोकॉल के थ्रू रिसिपेंट के मशीन पे जाएगा और रिसिपेंट उस मेल को एक्सेस करेगा। अभी बाबू भाई के पास मेल आया, बाबू भाई वो मेल खोल के देख सकते हैं, अगर रिप्लाई की जरूरत है तो रिप्लाई परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग रिप्लाई बाद में देखते हैं बाबू भाई क्या करेंगे या फिर वो कैसे ट्रांसफर होगा। पहले हम लोग देखते हैं कि पीओपी प्रोटोकॉल क्या है एंड आईमैप प्रोटोकॉल क्या है। पीओपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जो रिसिपेंट है वो एसएमटीपी सर्वर से आपके डिवाइस में मेल डाउनलोड करने के लिए पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल का यूज करता है। पोस्ट ऑफिस 3 एंड आईमैप प्रोटोकॉल का वर्किंग सेम है। जो आपके सर्वर पे मेल आए हैं उसको आपके लोकल मशीन में लेने के लिए इन दोनों प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज करके डाउनलोड करते हो तो इसका कॉपी सर्वर पे स्टोर नहीं होता विदाउट सेविंग अ कॉपी ऑन द POP3 सर्वर, जिसे हम लोग एसएमटीपी सर्वर पहले बोल रहे थे। अगर रिसिपेंट साइड पे जाएगा तो उसे हम लोग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का सर्वर बोल सकते हैं। और आईमैप, IMAP stands for Internet Message Access Protocol. This is another incoming mail protocol like Post Office 3 and plays the same role. However, it different from the POP3 protocol, allowing a user to store a copy. मतलब आपको जो मेल आया है उसका कॉपी
IMAP सर्वर पे स्टोर रहेगा। इतना ही इसका डिफरेंस है। मतलब पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल एंड IMAP प्रोटोकॉल एक ही काम के लिए यूज किए जाते हैं, सर्वर से लोकल मशीन में डेटा लेने के लिए। पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल का यूज करते हो तो उस मेल का कॉपी सर्वर पे स्टोर नहीं होगा, IMAP का यूज करते हो तो स्टोर होगा। तो POP एंड IMAP का यूज आपको समझा। तो अभी आप बोल रहे थे कि सर आपने इसको पहले SMTP सर्वर क्यों बोला। तो ये जो सर्वर्स है वो वाइस वर्सा प्रोसेस का काम करते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इनका काम स्विच होता है। अभी क्या होगा देखो, रिसिपेंट ने मेल देखा, राजू ने जो मेल भेजा था, बाबू भाई ने देखा, बाबू भाई को समझा कि यार इतना सारा काम करना है और वापस राजू को कुछ तो रिप्लाई भेजना है। अभी राजू को रिप्लाई भेजते टाइम बाबू भाई की मशीन से SMTP के थ्रू इस सर्वर पे मेल आएगा। ये POP3 एंड IMAP जो सर्वर है वो अभी SMTP का काम करना स्टार्ट कर देगा। ये चेक करेगा राजू का मेल सही है या नहीं है, टाइम सर्वर ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरनेट चालू है कि नहीं चालू है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा एंड देन SMTP का यूज करके इंटरनेट के थ्रू ये सर्वर पे भेज देगा। अभी ये जो सर्वर है SMTP प्रोटोकॉल, ये एक्ट करना स्टार्ट कर देगा पोस्ट ऑफिस 3 एंड IMAP के जैसा। मतलब जिस टाइम पे ये रिसिपेंट था तब ये सर्वर POP का काम कर रहा था। अभी राजू रिसिपेंट है तो ये सर्वर POP3 एंड IMAP का काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी मेल राजू के सर्वर पे आके बैठा है, तो राजू को अगर वो मेल एक्सेस करना है या फिर डाउनलोड करना है तो वो पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल यूज करके डाउनलोड कर सकता है, अगर उसका कॉपी उसके सर्वर पे स्टोर नहीं होना चाहिए ऐसा लग रहा है तो। और अगर उसका कॉपी उसके सर्वर पे सेव होना चाहिए ऐसा लगता है तो IMAP के थ्रू डाउनलोड करेगा। मतलब ये इंटरनल सेटिंग होता है, आपको मोस्ट कॉमनली इस पे सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग सोच सकते हैं कि IMAP के थ्रू अगर ईमेल को एक्सेस किया है तो हम लोगों को सर्वर से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर POP के थ्रू किया है तो हम लोगों को सेंडर का मशीन लगेगा या फिर रिसीवर का मशीन लगेगा टू गेट द और भेज द इन्फॉर्मेशन। तो ईमेल में कम्युनिकेशन कैसे होता है ये सब आपको समझा। और लास्ट है HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट का एक्सेस करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है और इसके अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं। HTTP का 80 होता है, इसके लिए और एक यूज किया जाता है HTTPS जो सिक्योर होता है, उसका आई थिंक 443 कुछ तो पोर्ट नंबर होता है। SMTP का 25 होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का 110 होता है, IMAP का 143 होता है। IMAP का सिक्योर प्रोटोकॉल भी होता है, ये अभी मुझे पोर्ट नंबर नहीं पता, कुछ तो 900 समथिंग होता है। तो इतने सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं टू ट्रांसफर द मेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। तो अभी हम लोग देखते हैं एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग कौन से टूल यूज करते हैं फॉर ईमेल फॉरेंसिक। इन डेप्थ में देखने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे परफॉर्म किया जाता है हम लोग देखते हैं बाद में। तो ये सारे टूल्स यूज करके हम लोग ईमेल फॉरेंसिक परफॉर्म कर सकते हैं। ईमेल फॉरेंसिक परफॉर्म करने के लिए मोस्ट कॉमनली एक थिंग यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग ईमेल हेडर एग्जामिनेशन। ईमेल का जो हेडर होता है वहां से इन्फॉर्मेशन फेच किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन किस टाइप का हो सकता है, सेंडर का इन्फॉर्मेशन होता है, टाइम हो सकता है, टाइम जोन से हम लोग सेंडर कहाँ पे बैठा रहेगा इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ईमेल आईडी देख के हम लोग किस डोमेन से ईमेल भेजा है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एवरी ईमेल हम लोग जब सेंड करते हैं तो एक मैसेज आईडी जनरेट होता है, वो एक यूनिक नंबर होता है असाइंड बाय द सेंडिंग ईमेल सर्वर। आपके सर्वर ने आपको एक नंबर असाइन किया जाता है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकता है। वो नंबर लेके हम लोग किस सर्वर से डेटा ट्रांसफर हुआ है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ईमेल कहाँ से जनरेट हुआ है उसके रिलेटेड आईपी एड्रेस हम लोगों को मिल सकते हैं। देन रिसिपेंट का आईपी एड्रेस मिल सकता है एंड ईमेल आईडी ऑफ रिसिपेंट। इतना सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को ईमेल हेडर एनालाइज करने से मिल सकता है। तो ये सब टूल्स है, इसमें अलग अलग टेक्निक्स भी यूज की जाती है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टूल के नाम और हेडर फॉरेंसिक मोस्ट कॉमनली परफॉर्म किया जाता है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। तो इस ईमेल हेडर एनालिसिस के लिए ईमेल ट्रैकर प्रो का यूज किया जाता है और एक टूल होता है उसका नाम है ईमेल हेडर एनालाइजर। तो ऐसे टूल्स पर्टिकुलर ईमेल हेडर एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। बाकी टूल्स यूज करके हम लोग अलग अलग फॉरेंसिक टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हम लोगों ने हार्ड ड्राइव पे क्या चैलेंजेस आते हैं वो देखा, वेब फॉरेंसिक परफॉर्म करते टाइम क्या चैलेंजेस आती है, या फिर विंडोज फॉरेंसिक परफॉर्म करते टाइम क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब देखा। तो ईमेल थोड़ी चुप बैठेगा, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट आता है डिस्पोजेबल ईमेल एड्रेसेस। आपने ये सर्विस यूज किया रहेगा, टेम्प मेल लाइक सर्विस होता है, उसका यूज करके मेल ट्रांसफर किया जाता है और ये डिस्पोजेबल मेल्स होते हैं, एक बार आप यूज करते हो और बाद में उसके रिलेटेड कुछ डेटा ही नहीं मिलता। बहुत सारे लोग सेम ईमेल आईडी यूज करते हैं, इसे डिस्पोजेबल ईमेल एड्रेस बोला जाता है। नेट पे आप टेम्प मेल डालोगे तो आपको मेल आईडी मिलता है और बहुत सारी जगह पे साइन इन करने के लिए इसी मेल का यूज किया जाता है, टेम्प मेल। और ओटीपी वगैरह रिसीव करने के बाद ये मेल वैनिश हो जाता है या फिर टाइम पीरियड दिया जाता है 30 मिनट्स 1 आवर,
उस टाइम तक ये ईमेल एक्टिवेट रहता है, बाद में ये चला जाता है, तो इसे डिस्पोजेबल ईमेल एड्रेस बोला जाता है। अगर ऐसे ईमेल एड्रेस का यूज करके मेल ट्रांसफर हुआ है या फिर डेटा ट्रांसफर हुआ है तो एक चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर टू फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। सेकेंड पॉइंट आता है एनोनिमस ईमेल्स। बाय यूजिंग टीओआर नेटवर्क एनोनिमस ईमेल सेंड किए जाते हैं और ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को किसने डेटा ट्रांसफर किया रहेगा इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना। टीओआर टॉर जिसे हम लोग बोलते हैं एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है फॉर इनेबलिंग एनोनिमस कम्युनिकेशन। एनोनिमस कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए टीओआर ईमेल्स का यूज किया जाता है। ये 100% सिक्योर नहीं होते, लेकिन अगर किसी को स्पैम मेल भेजने या फिर किसी को कुछ गलत काम करना है तो ये टीओआर नेटवर्क का यूज कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई किए जाते हैं, प्राइवेसी फीचर्स को अप्लाई किया जाता है। इसके थ्रू आपके आईपी एड्रेस को मास्क करना, लोकेशन को मास्क करना, इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को। नेक्स्ट आता है शेयर्ड ईमेल अकाउंट्स। इसके रिलेटेड बातचीत हम लोगों ने मोबाइल फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस टेक्निक्स में की थी ऑलरेडी। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, ऐसा समझो मैं मुंबई में बैठा हूँ, मैंने एक ईमेल आईडी खोला, ये XYZ करके एक ईमेल आईडी है और उसका पासवर्ड ABC है, ऐसा समझो। ये ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मैं किसी एक बंदे के साथ शेयर करूंगा जो दुबई में बैठा है, XYZ एंड ABC। बाय यूजिंग दिस क्रेडेंशियल्स वो उसके कंप्यूटर सिस्टम में या फिर उसके मोबाइल फोन पे लॉग इन करके रखेगा, मैं भी मेरे कंप्यूटर सिस्टम में या फिर मोबाइल फोन पे लॉग इन करके रखूंगा। और जो हम लोगों को कम्युनिकेशन करना है, इथिकल हो सकता है, अनइथिकल हो सकता है, लीगल हो सकता है, इलीगल हो सकता है, ये कम्युनिकेशन हम लोग सिर्फ ड्राफ्ट में लिखेंगे। ड्राफ्ट आपको पता रहेगा, मेल कंपोज करने के बाद अगर आप सेंड नहीं करते हो तो ड्राफ्ट में चला जाता है और ड्राफ्ट का मेल आप किसी भी डिवाइस में लॉगिन करते हो तो वहां पे दिखता है। तो मैंने अगर ऐसा समझो कि हाई मैसेज भेजा तो इस बंदे के कंप्यूटर सिस्टम के ड्राफ्ट में भी ये हाई मैसेज दिखेगा। अगर किसी का मोबाइल नंबर शेयर करना है तो मैं सिर्फ ड्राफ्ट में लिखूंगा 998833, वो सेम इसी ड्राफ्ट में भी दिखेगा। अगर इस बंदे को वो मोबाइल नंबर चाहिए या फिर वो मैसेज चाहिए वो रिसीव करेगा और इसको रिप्लाई में कुछ तो ओके वगैरह भेज देगा या फिर वो पुराना मैसेज क्लियर करके ओके लिख के छोड़ देगा। इस बंदे को समझेगा ओके आया है, मतलब वो पार्टी ने मेल देखा है। इससे क्या होता है कि सर्वर के थ्रू डेटा ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ ड्राफ्ट के थ्रू डेटा को एक्सेस किया जाता है। इसकी वजह से मेल फॉरेंसिक परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि डेटा ट्रांसफर हुआ ही नहीं रहता, सिर्फ ड्राफ्ट में स्टोर करके रखा जाता है और उससे कम्युनिकेशन किया जाता है। तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को ये फॉरेंसिक परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीन्स सर्वर पे या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि किस डिवाइस में इसने लॉगिन किया था, सेम टाइम पे कौन से डिवाइस पे लॉगिन किया था, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, झंझट है उसके अंदर। और अगर डेटा ट्रांसफर हुआ है बाय यूजिंग द प्रोटोकॉल्स लाइक सर्वर पे गया, सर्वर से दूसरे सर्वर पे गया, ये सब प्रोसेस हुआ है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन शेयर्ड ईमेल अकाउंट से किया है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को लास्ट वाले मैसेजेस मिलते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसने कुछ तो मैसेज भेजा हाई रिलेटेड, इसने हेलो भेजा था और एंड में सब क्लियर करके ओके भेजा था। तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को डिवाइस मिला है तो ओके दिखता है, तो उसको सब ऊपर वाला चैट क्या हुआ रहेगा, या फिर ओके में फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कुछ पर्टिकुलर डोमेन रिलेटेड मैसेज हो सकता है। ऐसा समझो कि XYZ जगह पे अटैक किया है, ऐसा मैसेज हो सकता है, XYZ जगह पे अटैक परफॉर्म हुआ है। तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को ऊपर वाले सब मैसेज को एनालाइज करना पड़ेगा या फिर सब प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्या मैसेजेस भेजे रहेंगे, क्या कम्युनिकेशन हुआ रहेगा, ये निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो शेयर्ड ईमेल अकाउंट्स इट इज अ चैलेंजिंग स्टेप और चैलेंजिंग टास्क इन फ्रंट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। और नेक्स्ट आता है डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। इसके रिलेटेड हम लोगों ने डिजिटल फॉरेंसिक चैलेंजेस में भी देखा था, अलग अलग जुरिस्डिक्शन के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। इंडिया में जो क्राइम है वो यूएस में क्राइम नहीं हो सकता, यूएस में जो क्राइम है वो इंडिया में क्राइम नहीं हो सकता, ऐसा भी होता है। तो लोग क्या करते हैं कि यूएस में जाके सर्विसेज यूज करके क्राइम परफॉर्म करेंगे और इंडिया भाग के आएंगे, या फिर इंडिया में क्राइम करेंगे और यूएस भाग के जाएंगे। तो अलग अलग टेक्निक यूज करके हैकर्स, टेररिस्ट या फिर जो भी पर्सन इस क्रिमिनल एक्टिविटी में प्रेजेंट है उसको कोर्ट के अंदर खींच के लाना या फिर जेल में डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिफरेंट जुरिस्डिक्शन के डिफरेंट रूल हो सकते हैं और रूल्स को अगर वो पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्रिमिनल पे हम लोग केस नहीं डाल सकते या फिर क्रिमिनल छूट जाता है। तो इतना सारा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ईमेल फॉरेंसिक के बारे में था। अगर सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईमेल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ईमेल पे किस टाइप के क्रिमिनल एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन, देन ईमेल पे डेटा ट्रांसफर कैसे होता है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रोटोकॉल कौन से यूज किए थे उसके रिलेटेड, एंड टूल्स एंड चैलेंजेस क्या है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो मोर देन इनफ है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो बुरा लगे तो डिसलाइक करो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।